हेलो एवरीवन। सो लास्ट सेशन में अपन ने एनिमल किंगडम का एक क्लासिफिकेशन समझा था और वो क्लासिफिकेशन सबसे सिंपल टाइप का सा क्लासिफिकेशन था जिससे हमें ओवरऑल फाइला का एक पोजीशन ध्यान में आ जाता है। अगर आपसे ये कहा जाए कि रेडियल सिमेट्री वाले कौन से हैं, बाइलेटरल सिमेट्री वाले कौन से हैं, एसिलोमेट कौन है, स्यूडोसिलोमेट कौन है, यू सिलोमेट कौन है, तो इससे ही ना काफी सारी चीजें हमारी सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है। बाकी अपन डिटेल में तो आगे पढ़ने ही वाले हैं, नो डाउट, लेकिन वो एक आउटलाइन क्लासिफिकेशन अगर याद रहता है या ध्यान में भी रहता है तो हमको कई बार तो क्वेश्चन सॉल्व करने में भी मदद मिल जाएगी, और नहीं तो सब्जेक्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग में तो 100% मदद मिलेगी, है ना। अब अपन आज भी एक इंट्रोडक्टरी टाइप का टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं, फिर अगली क्लास से अपन प्रॉपर इनवर्टिब्रेट्स पढ़ेंगे, उनके करेक्टर्स क्या क्या है, वो वर्टिब्रेट से कैसे डिफरेंट है, फिर उनके बाद में उनके जो फाइला है इंपॉर्टेंट वो एक एक करके पढ़ेंगे, तो वो सारी चीजें होंगी। तो आज का सेशन भी हमारा एक तरीके से इंट्रोडक्टरी टाइप का सेशन है। आप हेडिंग डालें। आज हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। देखो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये टॉपिक क्या है मैं आपको समझा देता हूं। जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, अगर मैं बात करूं फ्रॉम प्रोटोजोआ, हालांकि वो प्रोटिस्टा के अंदर चला गया, वो अलग ही एक किंगडम बन गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार, बट एक बार चलो ले लेते हैं साथ में, क्योंकि चाहे प्रोटिस्टा में पढ़ो चाहे इसको यहाँ पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा। और वैसे करेक्टर चेंज होंगे नहीं, ऐसे थोड़ी है कि प्रोटिस्टा में चले गए तो करेक्टर ही बदल गए। भाई ऑर्गेनिज्म तो वही है, जीव तो वही है, तो करेक्टर भी उसके वही रहेंगे। अब चाहे हम उसको अलग से प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर पढ़ लें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, यहाँ आ रहा है तो यहीं लपेट लेते हैं थोड़ा सा। तो प्रोटिस्टा से लेके लास्ट अगर आप कॉर्डेट तक की बात करोगे ना, तो आपको एनिमल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आपको करेक्टर्स मिलते हैं विथ रिगार्ड्स ऑफ देयर बॉडी एंड विथ रिगार्ड्स ऑफ देयर डेवलपमेंट। हर एनिमल जो है वो सेम नहीं है। इवन प्लांट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे करेक्टर्स हैं जो एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक सेम है, एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक सेम है, लेकिन एनिमल्स के साथ में ऐसा नहीं है। इसलिए एनिमल्स का क्लासिफिकेशन थोड़ा मुश्किल है। और दूसरा, एनिमल्स के अंदर जैसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उसको लेके वैरायटी मिलती है, बॉडी की सिमिट्री कैसी है उसको लेके वैरायटी मिलती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर के वैरायटी मिलती है। तो कुल मिलाकर के हम वही ऑर्गेनिजम्स हैं, वही एनिमल्स हैं, लेकिन उनको भी अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सिमिट्री के बेसिस पे कोई कहां चला जाता है तो सिलोम के बेसिस पे वो कहीं और चला जाता है। बात करते हैं अपन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हम सबसे पहले आज बात करेंगे ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि आखिर उन एनिमल्स की बॉडी में सेल्स का अरेंजमेंट क्या है। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स सेल अरेंजमेंट इन बॉडी। बॉडी के अंदर सेल का अरेंजमेंट कैसा है। अब यदि मैं प्रोटिस्टा से लेके कोर्डेट तक की बात करूं तो 5 टाइप का सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, 5 टाइप्स। जैसे सबसे पहले एक आता है एसेल्यूलर।
तो दूसरा आता है सेल्यूलर। अब बहुत सारे लोगों को ये चीज में कंफ्यूजन रहता है कि एसेलुलर और सेलुलर में क्या अंतर है। एसेलुलर का वैसे मतलब निकाला जाए तो बिना सेल के, तो बिना सेल के कोई ऑर्गेनिज्म कैसे हो सकता है। एसेलुलर और सेलुलर के अंदर सबसे बेसिक डिफरेंस ये होता है कि एसेलुलर का मतलब एक सिंगल सेल, एक सिंगल सेल, एक अकेली सेल है, वही एक इंडिविजुअल है, तो उसे हम बोलते हैं एसेलुलर। वो एक सेल है, अपने आप में पूरा ऑर्गेनिज्म है। लाइफ के लिए जो इसेंशियल फंक्शंस होते हैं, लाइफ के लिए जो इसेंशियल प्रोसेसेस होती है, वो सारी वो एक सेल कर सकती है। रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, सारी वो एक ही सेल कर सकती है। तो एसेलुलर का मतलब हो गया यूनिसेलुलर। और सेल्यूलर का मतलब क्या हो गया। सेल्यूलर का मतलब हो गया कि वो ऑर्गेनिज्म है तो मल्टी सेल्यूलर, यानी उसकी बॉडी के अंदर एक से ज्यादा टाइप की सेल, मतलब एक से ज्यादा सेल्स हैं, लेकिन वो सेल्स वहां रह के इंडिपेंडेंट है। हाँ, उनके अंदर लेबर ऑफ डिवीजन पाया जाता है, अलग अलग सेल है, वो अलग अलग काम करती है, लेकिन वो सेल्स मिलके टिश्यू नहीं बनाती, तो उसे हम बोलते हैं सेल्यूलर। खैर अपन सारे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले एसेल्यूलर, उससे बड़ा लेवल सेल्यूलर। फिर जब सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाने लगती है, तो बॉडी के अंदर टिश्यू लेवल पाया जाता है। टिश्यू मिलकर के ऑर्गन्स बनाने लगते हैं, और फिर लास्ट में सबसे बड़ा है ऑर्गन सिस्टम। छोटे छोटे ऑर्गन्स मिलके एक पूरा सिस्टम बना लेते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से लेके एनस तक सिंगल ऑर्गन नहीं है, इसमें बॉडी की लोकेशन के अकॉर्डिंग और बॉडी की जरूरत के अकॉर्डिंग अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। कई सारी ग्लैंड्स काम में आ रही है यहाँ पे, है ना, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, और भी बहुत सारे जो ऑर्गन्स है छोटे मोटे, वो मिलकर के एक सिस्टम की तरह बिहेव कर रहे हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी ट्रेकिया है, लंग्स है, ब्लड वेसल्स है, वो मिलकर के कंप्लीट एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाती है। तो ऑर्गन्स जब मिल जाते हैं और एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। तो ये लेवल्स होते हैं। अपन एक एक करके सारे के सारे लेवल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ए सेल्यूलर लेवल। ए सेल्यूलर लेवल, इसी ए सेल्यूलर लेवल को या ग्रेड को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का मतलब सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है, वो प्रोटोप्लाज्म बॉडी की कंप्लीट या जो लाइफ की कंप्लीट इसेंशियल प्रोसेसेस है उसको परफॉर्म करेगा। हम यहां पे ये कंपेयर नहीं कर रहे कि जो चीजें हमारी सेल के अंदर है, जो चीजें हमारी सेल में चलती हैं, मतलब मेटाबॉलिज्म, वही सारी की सारी चीजें एक सिंगल सेल में भी होनी चाहिए, ये कोई चीज नहीं है। हाँ, बट जिंदा रहने के लिए जो जो चाहिए वो उस सेल में होना चाहिए। तो एसेल्यूलर लेवल का मतलब क्या हो गया, दीज आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, एक चीज। दूसरा, इनके अंदर जो सिंगल सेल है, या फिर आप इसी सिंगल सेल को बोल दो प्रोटोप्लाज्म, यही सारे इसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करता है। सिंगल सेल और प्रोटोप्लाज्म परफॉर्म्स all essential functions
ऑफ लाइफ, लाइफ के इसेंशियल फंक्शंस, यानी जिनके बिना जीवन ना हो वो वाले। तो सारी की सारी चीजें हैं वो यहीं पे हो जाती है। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो अमीबा, या वैसे मैं बात करूं तो प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। जैसे एक अमीबा का डायग्राम समझते हैं अपन। ये है अमीबा, और इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है वो सेल वॉल नहीं है इसके पास में, तो शेप नहीं होती। अमीबा का जो प्रोटोप्लाज्म है वो मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसकी वजह से स्ट्रक्चर्स जो बनती है उन्हें बोलते हैं स्यूडोपोडिया। तो ये है स्यूडोपोडियम, है ना, फॉल्स फिट होते हैं ये। अमीबा की एक खास बात है कि इसके अंदर एक वैक्यूल पाई जाती है। इस वैक्यूल को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नाम से स्पष्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक्सपांड होती है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है, तो ये बाहर से वाटर को और वाटर के साथ जो इसेंशियल पार्टिकल्स होते हैं उनको अंदर खींचती है। और जब ये फैलती है तो अंदर से वाटर को और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर फेंकती है। इसका मतलब आप सिंपल सी चीज समझिए कि ये जब अंदर खींची जाएगी तो बाहर से वाटर अंदर आएगा, और जब ये फैल जाती है तो अंदर से जो वाटर है वो बाहर जाता है। ये ऑस्मो रेगुलेशन का एक प्रोसेस है। जरूरत के अकॉर्डिंग वाटर को एंटर करवाना है, एग्जिट करवाना है, तो ये ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर काम आती है। ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर ये काम आती है। अब इनके पास में एक और टाइप की वैक्यूल प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं फूड वैक्यूल। अपन बाद में जब डिटेल में पढ़ेंगे तब डिटेल में बात करेंगे, अभी के लिए फूड वैक्यूल नाम से स्पष्ट है। फूड वैक्यूल क्या करती है, फूड पार्टिकल्स को अंदर लाती है। ये एक प्रकार का आप यूं समझ लीजिए कि एंडो जो साइटोसिस होता है ना, बाहर से कोई मटेरियल को अंदर लाना, जैसे मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है और बाहर जो है वो फूड मटेरियल है, तो ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ ऐसे वैक्यूल बनाती है, इनगल्फ करती है, फिर ये ऐसे टूट के अलग हो जाती है, तो अंदर की साइड में ये फूड मटेरियल है वो आ गया। समझ रहे हो? एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, वही वाला। तो ये जो फूड वैक्यूल होती है वो एक प्रकार का एंडोसाइटोसिस से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर फूड को अंदर लिया जाता है। ठीक। अब सिंस ये एक यूकैरियोट है एमीबा, तो इसके पास में एक न्यूक्लियस जरूर पाया जाएगा, एन फॉर न्यूक्लियस। और मैं यहां पे नहीं लिखा रहा कि ये यूकैरियोटिक है, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक सी चीज होती है। इसके अलावा इसके पास में वो सारे चीजें होंगी, वो सारी स्ट्रक्चर्स होंगी जो कि एक यूकैरियोटिक सेल के पास में होनी चाहिए। तो मैं नीचे ही लिख देता हूं जैसे कि ये एक यूकैरियोटिक सेल है, इसलिए इसके पास में वो सारी चीजें हैं, मतलब सारे वो ऑर्गेनिल्स हैं जो एक यूकैरियोटिक सेल के पास में होने चाहिए। ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास में सेल्यूलर लेवल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म। अब अपन इससे थोड़ा सा एसेल्यूलर लेवल है ये, अब इससे थोड़ा सा ऊपर आते हैं। इससे ऊपर आएंगे तो हमें मिलेगा सेल्यूलर ग्रेड या सेल्यूलर लेवल। लेवल लिखा है तो लेवल लिख देते हैं, सेल्यूलर लेवल। देखो सेल्यूलर लेवल के अंदर क्या होता है।
सेल्यूलर लेवल के अंदर बॉडी जो होती है वो मल्टी सेल्यूलर होती है, एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात की जो बॉडी है उसमें सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, यानी कि जो सेल्स होती हैं वो अपना अलग अलग काम है वो परफॉर्म करती है, अलग अलग काम परफॉर्म करेगी। तो एक तो ये मल्टी सेल्यूलर बॉडी होती है इनकी। दूसरा डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब हो गया कि जो डिफरेंट सेल्स हैं, different cells, they perform different functions। अलग अलग सेल्स है वो अलग अलग तरीके के फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। तो ये सेलुलर लेवल हो गया। अब इसके अलावा ये जो सेल्स होती हैं इनके बीच में कोई विशेष कनेक्शन नहीं होता। सेल्स हैव लूज कनेक्शंस, लूज कनेक्शंस। लूज कनेक्शंस के कारण इनमें टिश्यू नहीं बनते, नो टिश्यूज। लूज अरेंजमेंट है और कनेक्शन इनके अंदर प्रॉपर हो नहीं पा रहा। दूसरा, ये सेल्स इंडिपेंडेंट होती है, दीज सेल्स आर इंडिपेंडेंट। अगर सेल्स डिपेंड होने लग जाएंगी तो उनको एक दूसरे से इंटरेक्शन करनी पड़ेगी, और इंटरेक्शन करनी पड़ेगी तो फिर भाई दिक्कत है, मतलब उनको फिर तो टिश्यू बनाने पड़ेंगे। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल में आता है मीजोजोआ एंड पैराजोआ, यानी कि जो हमारे स्पॉन्जेस हैं, पोरीफेरा है, वो आ जाता है, मीजोजोआ एंड पोरीफेरा। ठीक है, तो इनमें लूज कनेक्शंस होते हैं सेल्स के, मल्टी सेलुलर बॉडी होती है इनकी, नो डाउट। और ये जो मल्टी सेलुलर बॉडी है वो अपना काम कर रही है, सेल्स टिश्यू नहीं बना रही है। तो ये कुछ बेसिक बेसिक से इनके फीचर्स बन जाते हैं। नाउ एक मैं रफ सा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं कि जो स्पॉन्ज होते हैं उनका एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में कैसा दिखता है। देखो, अगर मैं एक स्पॉन्ज को लॉन्गिट्यूडनली कट करता हूं तो कुछ इस प्रकार का उसका अरेंजमेंट होता है। छोटा बना लिया ये काफी ठीक है, कोई बात नहीं, अपने को जितना समझना है उतना सारा का सारा समझा जाएगा इसके अंदर। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे स्वानोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। स्वानोसाइट सेल्स करेक्टरिस्टिक फीचर तो है ही पोरीफेरा का, और ये सेल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करती हैं। ओस्मो रेगुलेशन हो गया, फूड कैप्चर हो गया, ये सब वो सब इस तो ये सेल्स हैं, इनका रोल इंपॉर्टेंट होता है। इस तरीके की कुछ ये सेल्स होती हैं। ठीक है, अब ये मैं पूरा डायग्राम बनाऊंगा तो टाइम भी लगेगा, और इतने में आपको समझ में आ जाएगा बस। ये च्वानोसाइट सेल्स है। दूसरा, स्पॉन्जेस के अंदर स्पाइक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ स्पाइक्यूल्स हैं, ये प्रेजेंट है। अंदर की साइड से ये स्पॉन्जेस खोखले होते हैं,
कैविटी पाई जाती है जिसे स्पंजोसील कहते हैं। सील का मतलब कैविटी, तो स्पंजोसील पाई जाती है। अब देखिए, ये है स्पाइक्यूल्स। स्पाइक्यूल्स, फिर ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को कहते हैं ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम। फिर आप ये देख रहे हो कि इनकी जो बॉडी वॉल है उन पर भी छोटे छोटे ओपनिंग्स हैं, इन्हें बोलते हैं ओस्टियम। एक को बोलते हैं ओस्टियम और बहुत सारे को बोलेंगे ओस्टिया। ये छोटे छोटे छेद हैं, पूरी बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं, तो वाटर एंटर करता है, बाहर निकलता है, ये सब चलता रहता है। ये सेल्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां के लिए, ये हैं च्वानोसाइट्स। च्वानोसाइट्स ऑस्मो रेगुलेशन का काम करेंगी, फूड कैप्चरिंग वगैरह का काम करती हैं। बीच की जो कैविटी है, इस कैविटी को बोलते हैं स्पंजोसील। ये स्पंजोसील होती है। जो बॉडी वॉल होती है, इस बॉडी वॉल के अंदर भी स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें कहते हैं अमीबोसाइट्स। अमीबा के जैसी है, अमीबोसाइट सेल्स है, वो पाई जाती हैं। बॉडी के अंदर तिकोने ऐसे स्पाइक्यूल्स भी होते हैं, इन्हें बोलते हैं ट्राईएक्सोन स्पाइक्यूल्स। ट्राईएक्सोन स्पाइक्यूल्स। फिर हर ओस्टियम के पास उसके माउथ पे सेल्स होती हैं और इन सेल्स को बोलते हैं पोरोसाइट। पोरोसाइट। तो कुल मिलाकर के ये तरीके के जो है वो सारे हो गए। और ये जो स्पाइक्यूल सिंगल लगे हुए हैं, इन्हें बोलते हैं मोनेक्सोन स्पाइक्यूल्स। मोनेक्सोन स्पाइक्यूल्स। तो सेलुलर लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है। अब इसके बाद अपन आएंगे नेक्स्ट लेवल पे कि सेल्स है वो अरेंज होकर के टिश्यू बना लेती हैं। टिश्यू ग्रेड। टिश्यू ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन। अब ये बात दोबारा नहीं लिखेंगे अपन कि दीज आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जाहिर सी बात है, टिश्यू है तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो होंगे ही होंगे, है ना। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, सेल्स है वो टिश्यू बना लेती हैं। तो सेल्स फॉर्म टिश्यूज। दूसरा जैसे एग्जाम्पल ये पाया जाता है सिलेंट्रेटा एंड निडेरी टीनोफोरा के अंदर। टीनोफोरा सिलेंट्रेटा के अंदर भी और टीनोफोरा के अंदर भी पाया जाता है। तो ये हुआ हमारे पास में टिश्यू ग्रेड का। अब जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं अपन। सिलेंट्रेटा के अंदर जो नर्व सेल्स होती हैं, नर्व सेल्स, ये एग्रीगेट हो जाती हैं और एग्रीगेट होकर के ये बनाती है नर्व नेट। ये सिलेंट्रेटा की खास बात होती है। जैसे मैं आपको एक हाइड्रा का जो है वो बॉडी वॉल का एग्जाम्पल समझाता हूं। हाइड्रा की बॉडी को कट करोगे तो उसमें सेल्स का अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से मिलेगा। यह है बीच वाली सेल जिसे बोलते हैं, मतलब बीच वाली लेयर जिसे बोलते हैं मीजोग्लिया। ये जो सिलेंट्रेट्स वगैरह होते हैं डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनमें दो ही जर्म लेयर पाई जाती है, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये मीजोग्लिया होती है। मीजोग्लिया के एक साइड में एक्टोडर्म सेल्स होती हैं।
ये एक्टोडर्म की सेल्स हैं। और मीजोग्लिया के अंदर की साइड में एंडोडर्म की सेल्स होती हैं। तो कुछ इस तरीके से ये बॉडी वॉल का जो डायग्राम है वो अपन समझ रहे हैं। अब ये जो एक्टोडर्म की सेल्स है, मीजोग्लिया जो है, इसी के अंदर जगह जगह पर ये नर्व सेल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ये नर्व सेल है वो प्रेजेंट होती है, तो इससे नर्व नेट बनता है। एक्टोडर्म वाली साइड में ये सेंसरी सेल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। फिर यहां पर नीडोब्लास्ट सेल्स भी है, स्टिंगिंग सेल्स है, नीडोब्लास्ट सेल्स वो पाई जाती हैं। बीच में इंटरस्टिशियल सेल्स हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं। और अंदर की साइड में ग्लैंड सेल्स है, फ्लैजिला है। तो ये कुछ करके सेल्स हैं। ये है बॉडी वॉल ऑफ हाइड्रा। अब मैं आपको लेबलिंग करके दे देता हूं इस डायग्राम की। देखो कुछ विशेष नहीं है वैसे, बट ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंटली तो एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कि टिश्यू ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन किस में पाया जाता है। दीज आर एक्टोडर्मल सेल। ये है सेंसरी सेल्स। ये है इंटरस्टिशियल सेल। ये है नीडोसाइट। नीडोसाइट एक स्टिंगिंग सेल है, डंक चुभोने के काम आती है। ये लेयर है मीजोग्लिया। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि जो जर्म लेयर है उसमें मीजोग्लिया ये कोई सेल की बनी हुई नहीं होती है। ये वैसे देखा जाए तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है बहुत सारा वाटर, कोलेजन, हेपेरान सल्फेट, इस तरीके का मटेरियल प्रेजेंट होता है। इसमें सेल्स वैसे खुद की सेल्स नहीं होती है। ठीक है। फिर ये है नर्व सेल्स। नर्व सेल्स है वो एक्टोडर्म से बनती है, बट ये नर्व सेल्स इधर की साइड में प्रेजेंट होती है। तो एक तरफ तो ये सारी चीजें हो गई। फिर उसके बाद में ये सेल है एंडोडर्म, अंदर की साइड में एंडोडर्म। इसके अलावा ये ग्लैंड सेल है, जैसे ग्लैंड सेल, इन पे फ्लैजिला लगी है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके के अरेंजमेंट्स इनमें पाया जाता है। सो ये हुई हमारे पास में चीजें। नेक्स्ट, ऑर्गन ग्रेड। ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल में जो टिश्यूज होते हैं वो मिलके ऑर्गन बना लेते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे प्लेटी हेलमिंथीज के अंदर सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गन लेवल्स पाए जाते हैं। नेफ्रीडियम जो होता है इनका, वो कैसे क्या होता है। तो थोड़ा मतलब दो लाइन लिखते हैं। जो टिश्यूज हैं वो मिलके ऑर्गन बन जाते हैं। ऑर्गन ये पाया जाता है प्लेटी हेलमिंथीज के अंदर। प्लेटी हेलमिंथीज, ठीक है, इनके अंदर।
जैसे एग्जाम्पल है इनका नेफ्रिडियम। नेफ्रिडियम नेफ्रिडियम जैसे नाम से पता है ये एक्सक्रीशन में काम आता है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होती है ये, तो इनका नेफ्रिडियम है। अब ये नेफ्रिडियम कैसे बनता है, जैसे देखिए बहुत सारी ट्यूब्स का एक जाल होता है और फिर इनके ऊपर भी और स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। ये हैं सोलेनोसाइट सेल्स, टर्मिनल फ्लैजिलेटेड सेल्स। ये है एक नेफ्रिडियम। नेफ्रिडियम और ये सेल्स को बोलते हैं सोलेनोसाइट्स। सोलेनोसाइट्स हैं ऑल्सो नोन एज टर्मिनल फ्लैजिलेटेड सेल्स। टर्मिनल फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं ये। तो ये एक्सक्रीशन के अंदर काम आती है। आप मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये चीज याद रखेंगे कि ऑर्गन लेवल का जो अरेंजमेंट है वो किसमें पाया जाता है। अब ऑर्गन के बाद अपन आते हैं ऑर्गन सिस्टम के ऊपर। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई जो टिश्यूज हैं बहुत सारे, वो मिलकर के एक यूनिट की तरह बिहेव करते हैं, एक पर्टिकुलर बड़े फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। मैनी टिश्यूज आर इन्वॉल्व्ड टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन। बहुत सारे टिश्यूज हैं वो कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो ये ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं बात करूं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। तो ये सिस्टम्स जो भी है ऑर्गन लेवल के हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल के होते हैं। अब इसके अंदर ये जैसे कहां पाया जाता है, तो ऑर्गन सिस्टम है वो हायर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी है, हायर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, टू कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स तक जो है ये सिस्टम पाया जाता है। जैसे मैं आपको एक कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले सेलाइवा के लिए सेलिवरी अपरेटस पाया जाता है। ये हो गया सेलेवरी अपरेटस। दूसरा ईसोफेगस बनाया है मैंने एक। फिर इसके बाद आगे एक छोटा सा कंपार्टमेंट होता है जिसे बोलते हैं गिजार्ड। ग्राइंडिंग ऑर्गन है ये, जो फूड होता है उसको ग्राइंड करने में, जैसे हम तो चबा लेते हैं मुंह के अंदर दांतों के बीच में,
यही हमारी जो है वो ग्राइंडिंग वगैरह हो जाती है। कॉकरोच के अंदर ये ईसोफेगस के बाद में होती है। ये गिजार्ड हो गया। फिर गिजार्ड के बाद में आता है मिडगट। देन उसके बाद में ये कोलोन है। ठीक है। इसके बीच बीच में काफी सारी और स्ट्रक्चर्स भी पाई जाती हैं। तो ये कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम है। देखिए, ये हो गया सैलिवरी अपरेटस। ये हो गया इसोफेगस। ये क्रॉप। ये है गिजार्ड। गिजार्ड है वो ग्राइंडिंग ऑर्गन है। उसके बाद में ये मिडगट। इलियम। मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। जिनका डाइजेशन का नहीं, इनका रोल अलग होता है। एक्सक्रीशन का अलग होता रोल होता है इनका। मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। फिर उसके बाद में कोलोन और ये रेक्टम। एनस। तो ये हुआ हमारे पास में डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। ठीक है। तो ये 5 टाइप के आपको बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलते हैं एनिमल किंगडम के अंदर। लोअर से लेके हायर तक जाएंगे अपन तो बहुत सारे ये सिस्टम्स हैं वो पाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं बॉडी सिमेट्री की, कि बॉडी की सिमेट्री कैसे होती है। बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री का मतलब हो गया कि बॉडी बाहर से देखने पर किस तरीके की दिखती है। अब बॉडी सिमेट्री है वो भी 5 तरीके की होती है। बाहर से अरेंजमेंट कैसा होता है। एक तरीका ये हो सकता है कि भाई मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल होता है कि बॉडी को कैसे भी काटो आप 2 बराबर हिस्से नहीं होंगे, तो इन्हें हम बोलते हैं एसिमेट्रिक ऑर्गेनिजम्स। ये एसिमेट्री है, ये कोई सिमेट्री नहीं है। फिर उसके बाद में एक स्पाइरल सिमेट्री होती है, बॉडी एकदम गोल होती है। एनिमल किंगडम के अंदर ऐसा रेयर, इन द रेयर केस होगा। प्लांट्स के अंदर कुछ मैं एग्जांपल बता दूंगा। तो एक सिमेट्री का टॉपिक है इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया, अदरवाइज एनिमल्स के अंदर ये नहीं है। फिर रेडियल सिमेट्री हो गई। चलो मैं बता देता हूँ सारी की सारी। सिमेट्री का ओवरऑल मतलब है कि बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी की जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं, यदि हम इंटरनल को ना काउंट करें तो उनका अरेंजमेंट कैसे है। जैसे मैं आपको बताता हूं, हमारे पास में मोस्ट ऑफ द जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स है
वो पेयर में है, जैसे दो हाथ है, दो कान है, दो आंख है, नोस्ट्रल्स दो हैं, है ना, और पैर हैं वो दो हैं। और साथ ही साथ हमारे जो ये ऑर्गन्स हैं वो बॉडी के दो अपोजिट एंड्स पे है, जैसे ये हाथ इधर है तो ये हाथ इधर है, ये कान इधर है तो ये कान इधर है, ये आंख इधर है तो ये आंख इधर है। अब इस अरेंजमेंट की वजह से हमको बाइलेटरल सिमिट्री मिलती है, बाइलेटरल सिमिट्री। इस समझ में आई आपको? तो बॉडी सिमिट्री का मतलब क्या है? अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स इन एनिमल बॉडी, इन एनिमल बॉडी। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के हिसाब से ही बात करते हैं अपन, इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं बात करते। ऐसा नहीं है कि एकदम से दो बराबर पार्ट्स के अंदर डिवाइड होना ही चाहिए। एनिमल बॉडी का के अंदर जो स्ट्रक्चर्स है वो किस तरीके से अरेंज है। यहां पर सिमेट्री जो है वो 5 टाइप्स की है, ठीक है, 5 टाइप्स की। पहली जो कि सिमेट्री है नहीं, इसे बोलते हैं एसिमेट्री। दूसरी है, इसे हम बोलते हैं स्फेरिकल। तीसरी है, इसे बोलते हैं रेडियल। चौथी है, इसको अपन बोलते हैं बाइलेटरल। और पांचवी है बाई रेडियल, यानी रेडियल और बाइलेटरल दोनों का मिक्स, उसे हम बोलते हैं बाई रेडियल। मैं बता दूंगा आपको सारा का सारा। अब इसमें अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहीं पे छोटा सा है ये एसिमेट्री के बारे में। पहला है एसिमेट्री। एसिमेट्री का मतलब हो गया है कि आप कुछ भी कर लो, बॉडी को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, बॉडी को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। सो उसे हम बोलते हैं एसिमेट्री। इसके अंदर डेफिनेटली या तो बॉडी पार्ट्स है, उनका कोई भी लगने का तरीका नहीं है, ये नहीं है कि ये बॉडी पार्ट यहीं लगना चाहिए, ये स्ट्रक्चर यहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो कोई सिमेट्री निकल के आती। सो एसिमेट्री के अंदर जो बॉडी पार्ट्स होते हैं आर irregularly arranged। इरेगुलर तरीके से अरेंज होते हैं। दूसरा, ऐसे एनिमल्स की बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। दो इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड नहीं हो सकती। जैसे एग्जांपल है पोरीफेरा। पोरीफेरा, अमीबा भी आ सकती है इसके अंदर, पोरीफेरा एक एग्जांपल है। अब पोरीफेरा के अंदर इस तरीके से मान लीजिए कोई स्पॉन्ज है, ठीक, इसको आप दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कैसे भी नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से ये नहीं होगा। आप इसको ऐसे काटोगे तो आप देखो एक तरफ छोटा हिस्सा है, एक तरफ बड़ा हिस्सा है। आप अगर इसको इस तरीके से काटोगे तो भी आप देख सकते हो कि दो हिस्से बराबर नहीं हो रहे हैं। किसी भी तरीके से दो बराबर हिस्से यहाँ पे नहीं हो पाते हैं, तो इसे हम एसिमेट्री बोलते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूं कि मेनली आपको बस ये ध्यान रखना है कि इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, और ये चीजें रटने की बजाय थोड़ी समझने वाली है, समझ के छोड़ दो, याद करना और वैसे जरूरी नहीं है।
दूसरा आता है स्पेरिकल सिमेट्री। स्पेरिकल सिमेट्री। अब देखो स्पेरिकल सिमेट्री कब पॉसिबल है और इसका मतलब क्या है। स्पेरिकल सिमेट्री का मतलब होता है कि जब कोई बॉडी एकदम गोल हो, बॉल की तरह, जैसे बॉल होती है ना जिससे खेलते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में परफेक्ट राउंड बॉडी तो पॉसिबल नहीं है, कहीं पर भी नहीं है कि एकदम परफेक्ट वो एकदम राउंड हो, सर्कल मतलब राउंड समझ के एक बॉल की तरह हो। तो नियर परफेक्ट राउंड बॉडीज पाई जाती हैं प्लांट्स के कुछ केसेस के अंदर, जैसे एक वॉलवॉक्स का एग्जांपल है। अब क्रिकेट की बॉल है, आप क्रिकेट की बॉल को चाहे किसी भी तरीके से काट दो, बस शर्त यह है कि जो आप कट कर रहे हो तो आपका जो नाइफ है वो सेंटर में से जाना चाहिए उस बॉल के। तो 100% वो दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड होगी, चाहे कैसे भी काट लो आप। क्लियर, समझ में आई ये चीज आपको। तो बॉडी को हमें क्या करना है, दो बराबर पार्ट में डिवाइड करना है किसी भी प्लान में। ये तभी पॉसिबल है जब बॉडी है वो नियर परफेक्ट राउंड होती है तब। सो इस केस में क्या होगा, बॉडी इज नियर परफेक्ट राउंड। सो कैन बी कट into two equal halves in any plan। किसी भी प्लान से आप यदि कट करोगे ना तो बॉडी जो है वो दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, वॉलवॉक्स, तो ये हुआ हमारे पास में स्फेरिकल के बारे में, नियरली परफेक्ट राउंड होती है। अब तीसरा अपन समझते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री क्या है। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि बॉडी को यदि हम लॉन्गिट्यूडनली कट करें, लॉन्गिट्यूडनली, तो बॉडी दो बराबर पार्ट में किसी भी प्लान में बन जाती है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताना चाहूं। जैसे सपोज करो ये बॉटल है, वाटर बॉटल, ठीक है, इस पे ये छोटा सा हुक निकला हुआ है, इसको आप इग्नोर कर दो। चलो मैं इसको इग्नोर करने के लिए खोल लेता हूं, ठीक है। अब ये वाटर बॉटल है, अगर आप इसको ट्रांसफर तरीके से कट करोगे ऐसे, तो ये दो बराबर भागों में नहीं डिवाइड होगी, क्योंकि इसकी बॉडी ऊपर से थोड़ी फूली हुई है, नीचे से सकड़ी है ना, वो नहीं होगी। लेकिन यदि आप इसको ऊपर से चाहे ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, मतलब ऊपर से आप किसी भी तरीके से कट कर लो, सेंटर से जाना चाहिए और किसी भी तरीके से कट कर लो, तो आपको दो बराबर पार्ट्स पक्का मिल जाएंगे। इस तरीके की सिमेट्री को बोलते हैं अपन रेडियल सिमेट्री। क्लियर है। तो रेडियल सिमेट्री के अंदर क्या होता है, बॉडी कैन बी कट इनटू टू इक्वल हाफ्स in any longitudinal प्लान। लॉन्गिट्यूडनल प्लान होना चाहिए, बस वो ध्यान रखना, सेंटर से गुजरना चाहिए। ये मैं लिख नहीं रहा हूं बार बार बात, लेकिन आप समझ लेना, ऐसा नहीं हो कि बेचारी बोतल को किनारे पर से ऐसे सीधा काट दो, सेंटर से गुजरना चाहिए।
तो टॉप टू बॉटम है वो जाना चाहिए। ये हुआ। अब इसमें जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो बॉडी की सेंट्रल एक्सिस है उसके चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, तभी वो पॉसिबल है। हमारे बॉडी पार्ट सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ प्रेजेंट नहीं है। बॉडी पार्ट्स अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। ठीक है। और अपन ने देखा था कि जो रेडिएटा है वो उनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या आएंगे देखो। एक तो आ जाएगा अपना सिलेंट्रेटा, एक आ जाएगा अपना टीनोफोरा, और एक आएगा इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। जैसे आप सिलेंट्रेटा के अंदर हाइड्रा का एग्जाम्पल देख सकते हो। अगर हाइड्रा में बडिंग नहीं हो रही है तब आपको हाइड्रा के अंदर इस तरीके से ठीक है। ये मैंने बेकार सा हाइड्रा बना दिया है, आप समझ जाना। मेन तो एक्सप्लेन करना है कि भाई कैसे क्या है, और दूसरा उसके एग्जाम्पल्स है। देन उसके बाद में बाइलेटरल सिमिट्री की बात करते हैं। बाइलेटरल सिमिट्री। बाइलेटरल सिमिट्री कब पॉसिबल है? बाइलेटरल सिमिट्री तभी पॉसिबल है जब जो बॉडी पार्ट्स है वो पेयर्स में हो, टू के मल्टीप्लीकेशन में हो, और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगे हुए हो, तो बाइलेटरल सिमिट्री पॉसिबल है। इन बॉडी को हम केवल एक ही तरीके से दो बराबर पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि ये कोई ह्यूमन है, ठीक है। तो इसकी बॉडी जो है इसको हम यदि इस तरीके से कट करेंगे तो ये एक्सटर्नली दो बराबर पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो सकती है। तो इसे हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमिट्री। बाइलेटेरिया के अंदर जो आ जाते हैं वो सारे के सारे यहां पर आ जाएंगे। बॉडी कैन बी डिवाइडेड into two equal halves from only one plan। एक प्लान से ही वो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो सकती है। अब जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो कैसे अरेंज्ड है? बॉडी ऑर्गन्स अरेंज्ड ऑन अपोजिट साइड ऑफ सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस के अपोजिट साइड में प्रेजेंट है बॉडी ऑर्गन्स। फिर उसके बाद में बाइलेटरल सिमिट्री है। यहां पर जो एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी के अंदर एंटेरियर और पोस्टेरियर पार्ट या एंड है वो क्लियरली होते हैं। मतलब आगे का हिस्सा पीछे का हिस्सा, जैसे हमारा सिर है और हमारे पैर है, एकदम से अलग अलग स्ट्रक्चर के हैं, आसानी से पहचाना जा सकता है। आदमी को सीधा उल्टा टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी लेटा दो, समझ में आ जाएगा कि उसका एंटेरियर पार्ट कौन सा है। तो इन बॉडी के अंदर, इन बॉडी एंटेरियर एंड
posterior. Ends are clear. Ends are clear. ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास में क्या बोलते हैं इसको, बाइलेटरल सिमिट्री। अब जो बाइलेटरल सिमिट्री है वो किस किस में पाई जाती है, तो बाइलेटरल सिमिट्री पाई जाती है प्लेटी हेल्मिंथीज के अंदर, फ्लैटवर्म, प्लेटी हेल्मिंथीज। दूसरा ये पाई जाती है आपकी एनेलिडा के अंदर, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कॉर्डेटा। तो ये है बाइलेटरल सिमिट्री के एग्जांपल। अब मैं आपको एक बार यहीं पे छोटा सा एक चीज समझाता हूं, बॉडी प्लान्स क्या होते हैं। बॉडी प्लान्स, देखो तीन तरीके की बॉडी प्लान्स होते हैं। अब ये डायग्राम आपको थोड़ा सा ना उसमें समझ में आ सकता है 3D के अंदर, पर मैं कोशिश करता हूं पूरी, दो तो आराम से समझ में आ जाएंगे। सपोज करो कि ये कोई इंसान है और इस इंसान की ये बॉडी है, ठीक है, ये इस इंसान की बॉडी है। अगर मैं इस इंसान को ऐसे कट कर दूं, ऐसे, तो इसकी बॉडी ऊपर और नीचे के पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो ऊपर का पार्ट एंटेरियर है, नीचे का पोस्टेरियर है। तो यदि मैं इसे ट्रांसवर्स कट करता हूं, ट्रांसवर्स कट, तो इस ट्रांसवर्स कट से एंटेरियर एंड पोस्टेरियर पार्ट्स है वो डिवाइड हो जाते हैं, एंटेरियर पोस्टेरियर, ठीक है। दूसरा, यदि मैं इस बॉडी को सामने से ऐसे कट करता हूं, तो इसे बोलते हैं सैगिटल कट, सैगिटल कट। इससे क्या होता है, बॉडी लेफ्ट और राइट में कट हो जाती है। जैसे ऐसे कट करना है, ऐसे ऐसे, तो लेफ्ट एंड राइट कट ये लगते हैं। अब एक तीसरा प्लान, यदि मैं बॉडी को ऐसे कट करूं, इस तरीके से सिर के बीच में से ऐसे, जिससे कि जो बॉडी है वो अंदर से ऐसे कट हो जाएगी पूरी, तो आगे का जो हिस्सा है इसे वेंट्रल पार्ट बोलते हैं, ये अलग हो जाएगा, और पीछे वाला हिस्सा है वो अलग हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं कोरोनल प्लान। कैसे कट करना है, अब ये समझ में आएगा क्या आपको। इस तरीके से कट करना है कि बॉडी जो है वो आधी आधी ऐसे कट हो जाए, इसे बोलते हैं कोरोनल प्लान। और जो कोरोनल प्लान होता है, इससे बॉडी डोर्सल एंड वेंट्रल पार्ट्स में डिवाइड होती है। डोर्सल एंड वेंट्रल पार्ट्स के अंदर। तो ये एक तरीके के तीन प्लान है, मतलब ये इनको ध्यान में रखना थोड़ा सा। सो ये हो गए हमारे पास में
तीन तरीके के बॉडी प्लान। और अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट सिमेट्री की। अगली हमारी सिमेट्री है, इसे बोलते हैं बाई रेडियल, बाई रेडियल सिमेट्री। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बाई रेडियल, ये बाईलेटरल और रेडियल सिमेट्री है, उसका मिक्स होती है। तो मिक्स ऑफ बाईलेटरल एंड रेडियल सिमेट्री एंड लेटरल सिमेट्री। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आएगा टीनोफोरा एक, तो और एक इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। तो ये हुआ हमारे पास में सिमेट्री के बारे में। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी कैविटी यानी सिलोम के बारे में। बॉडी कैविटी, सिलोम क्या है, कैसे है, बॉडी कैविटी किसे कहते हैं। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर एक हल्का सा आइडिया दिया था कि सिलोम का मतलब क्या है। सिलोम का मतलब है कि बॉडी, मतलब जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है और जो बॉडी की वॉल है, उन दोनों के बीच का स्पेस है, उसे हम सिलोम कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जैसे ये एक छोटा पाइप है, और जो छोटा पाइप है वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, और यदि इसके सराउंडिंग के अंदर एक बड़ा पाइप रख दिया जाए, तो ये जो बड़ा पाइप है ये हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉडी वॉल को, सॉरी। तो ये तो हो गई बॉडी वॉल, बॉडी वॉल, और ये हो गया हमारा एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, और इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, इसी स्पेस को हम कहते हैं सिलोम। इसे हम बोलते हैं सिलोम। तो ये समझना है अपने को। अब हम बात करते हैं कि सिलोम जो है वो कितने टाइप की होती है। सो मोस्टली, मतलब सिलोम है वो तीन टाइप की होती है, बट एक और टाइप है वो दिया गया है, तो 4 टाइप्स की सिलोम है। अच्छा, सिलोम की डेफिनेशन भी लिख देता हूं मैं। सिलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी या कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। इसे हम बोलते हैं सिलोम। 4 टाइप की होती है। पहला है कि सिलोम एब्सेंट है, कैविटी एब्सेंट है, इसे बोलते हैं एसिलोम। दूसरा है कि सिलोम पूरी नहीं है, स्यूडोसिलोम या फॉल्स सिलोम। तीसरा है कि बहुत अच्छे से परफेक्टली सिलोम बनी हुई है, इसे यू सिलोम भी बोलते हैं, नॉर्मल सिलोम भी बोलते हैं। और एक स्पेशल टाइप आता है जिसे बोलते हैं हीमोसिलोम, हीमोसिलोम। तो अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता देता हूं। सबके बारे में बात करते हैं कैसे होती है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एसिलोम के बारे में। एसिलोम, ठीक है। देखो क्या होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म अपनी डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर ब्लास्टुला
गैस्ट्रूला उन स्टेजेस के अंदर होता है। तो उन स्टेजेस के अंदर इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो जर्म लेयर्स बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये बनती है। अब कुछ के अंदर जो है वो ये जर्म लेयर्स हैं, दो बनती है, कुछ के अंदर है वो तीन बनती है। तो कैसे क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, एसिलोम के अंदर अपन समझते हैं, जब अपने डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर होते हैं ऑर्गेनिजम्स, तो ये है इनके अंदर सबसे अंदर की लेयर, जिसे हम बोलते हैं एंडोडर्म। और एंडोडर्म के ठीक आगे ये एक्टोडर्म है, यानी कि इनके पास में मीजोडर्म नहीं है। और बीच में जो आपको कैविटी दिख रही है वो गट है। सो मीजोडर्म इनके पास में एब्सेंट है, मीजोडर्म एब्सेंट। अब मीजोडर्म एब्सेंट होगी तो इनके पास में सिलोम नहीं बनेगी, देयर इज नो सिलोम। नो सिलोम, सिलोम नहीं बनती है इनके पास में। और सिलोम की जगह एक पैरेनकाइमा सेल्स भरी रहती है, ये है पैरेनकाइमा सेल्स। ठीक, और ये गट है ही है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जो गट है और जो बॉडी वॉल है उनके बीच में कोई स्पेस है नहीं। जब ये मैच्योर होगा ना, ये ऑर्गेनिज्म, तो उस मैच्योर ऑर्गेनिज्म में आपको ये तो दिखाई देगी गट, ये तो है गट, और इसके चारों तरफ ये एक्टोडर्म है, और बीच में कोई कैविटी नहीं है। बीच का जो स्पेस है ये पैरेनकाइमा सेल्स का भरा हुआ होता है। अगर इनकी बॉडी को आप काटोगे तो इनकी बॉडी के अंदर गट और एक्टोडर्म के बीच में पैरेनकाइमा सेल्स है वो भरी हुई होगी। तो ये बॉडी वॉल है। और ये पैरेनकाइमा, इनके अंदर सिलोम जो है वो नहीं पाई जाती है। एग्जाम्पल में कौन आएगा? प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज। एक और एग्जाम्पल आएगा निमेर्टीनिया। प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड निमेर्टीनिया। तो ये एसिलोमेट्स होते हैं। दूसरा देखो, स्यूडोसिलोमेट। स्यूडो सिलोम। स्यूडोसिलोम के अंदर एक जो बॉडी कैविटी है उसके चारों तरफ, मतलब बॉडी कैविटी है उसमें मीजोडर्म के पाउच बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं मैं आपको वो भी सारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसे समझिए, ये है डेवलपमेंट की स्टेज में सबसे पहले जो ब्लास्टोसील होती है वो। इस ब्लास्टोसील, मतलब ये जो मैंने थिक लाइन बनाई है दैट इज एंडोडर्म, ये एंडोडर्म है। अब इस एंडोडर्म के चारों तरफ ये है मीजोडर्म। थोड़ा सा आपको समझ
आए, इसलिए टाइम लगेगा। और ये एक्टोडर्म है। आराम से ध्यान से समझिए, ठीक है। और मीजोडर्म को थोड़ा सा ना अपने को ऐसे करना पड़ेगा। ये मीजोडर्म है। ये मीजोडर्म है, ठीक है। अभी देखना ध्यान से क्या होता है, चेंजेस कैसे आते हैं, वो मैं आपको समझा देता हूं। ये एकदम से बन गया हमारा अर्ली स्टेज, ठीक। अब इस अर्ली स्टेज के अंदर जो चेंजेस आएंगे वो समझते हैं। डेवलपमेंट कैसे होगा उसकी बात करते हैं। डेवलपमेंट के दौरान जो मीजोडर्म आपको दिखाई दे रही है, ये तो हो गई एंडोडर्म, इस पे ध्यान नहीं देना है। और ये हो गई मीजोडर्म, इस पे ध्यान देना है। ये मीजोडर्म है, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। बस थोड़ा सा ना, ये समझाने के लिए इतना करना पड़ेगा अपने को। एक सेकेंड बस। और एक्टोडर्म है वो बॉडी वॉल बना लेगी, छोड़ो उसको तो एक बार। हम्म। और ये एक्टोडर्म है। अभी तो देखो सेम टू सेम डायग्राम बनाया मैंने। अभी तो डायग्राम के अंदर कोई भी प्रकार का चेंज नहीं किया है। अब करेंगे चेंज, देखना कैसे होता है, क्या होता है। जो हमारी मीजोडर्म है, उस मीजोडर्म में क्या चेंज आएगा, ध्यान से देखिएगा। मीजोडर्म जगह जगह से ऐसे डिजोल्व हो जाएगी, और डिजोल्व होने के बाद इसके छोटे छोटे ऐसे लगेगा पाउच रखे हुए हैं। मीजोडर्म इस तरीके से जगह जगह से डिजोल्व होगी, और अब आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मीजोडर्म के पाउच, मतलब कंप्लीट लाइनिंग नहीं है। सीधी सी बात यह है, कंप्लीट लाइनिंग देखने को नहीं मिलेगी। ये ऐसे डिजोल्व हो रही है, तो सेंटर के अंदर तो अपना गट है ही है, और गट के चारों तरफ ये देखो कुछ इस तरीके से ये प्रेजेंट होगी। तो इसे हम बोलते हैं सूडोसिलोम। इसमें क्या क्या है देखना, ये एक्टोडर्म है, तो ये बॉडी वॉल बन जाएगी बाद में। ये मीजोडर्म है, और ये मीजोडर्म है, उसके पाउच प्रेजेंट है। डिसकंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यू है। और ये एंडोडर्म है, एंडोडर्म है ये गट बन जाती है बाद में। तो इसे हम बोलते हैं सूडोसिलोम। सूडोसिलोम के अंदर मीजोडर्म डिसकंटिन्यूअस होती है।
मीजोडर्म नॉट कंटिन्यू। एक चीज, मीजोडर्म कंटिन्यू नहीं होती। दूसरा, जो बॉडी कैविटी है या सीलोम है, बॉडी कैविटी, वो कंप्लीटली लाइंड नहीं होती है, मतलब उसके चारों तरफ जो है वो मीजोडर्म की लाइनिंग नहीं होती है। जैसे मान लो मैं आप, ये कमरा है, ठीक है, कमरे की चार दीवारें हैं, इधर उधर, लेफ्ट राइट आगे पीछे। अगर मैं आपको बोलूं कि कमरे की चारों दीवारों को अच्छे से पेंट कर दो, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे कंप्लीट लाइनिंग, कि अंदर की साइड से पूरी लाइनिंग हो गई है बॉडी की। लेकिन अगर ये डिसकंटिन्यूअस हो तो उसे हम बोलते हैं स्यूडोसिलोम। तो बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड कंटिन्यूअसली, ये स्यूडोसिलोम का एग्जाम्पल है। और स्यूडोसिलोम के अंदर कौन कौन से आएंगे, जैसे निमेटोडा, निमेटोडा एस्क हेलमिंथीज को बोलते हैं। निमेटोडा हो गया, एकेंथोसिफेला हो गया, एंडोप्रोक्टा हो गया। ये हुए हमारे पास में तीन चार एग्जाम्पल्स। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आती है ट्रू सिलोम या यू सिलोम। यू सिलोम, यू सिलोम ट्रू सिलोम होती है, और ट्रू सिलोम किस तरीके से होगी मैं आपको समझा देता हूं। जो कैविटी है इज लाइंड बाय कंटिन्यू मीजोडर्म। मीजोडर्म से ये प्रॉपर तरीके से लाइंड होती है। और इसके अलावा यू सिलोम है अराइज फ्रॉम मीजोडर्म, मीजोडर्म की ही बनी होती है वैसे। और इसके अलावा जैसे इनको सिलोमेट बोलते हैं, इसमें सिलोमिक फ्लूइड वगैरह पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स लिख देता हूं फिर बताता हूं। एनेलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, इकाइनोडर्मेटा हो गया। वैसे तो यूसिलोमेट्स उसमें दिखाए थे ना, 13 फाइलम थे, तो इकाइनोडर्मेटा और एक हो गया कॉर्डेटा। तो ये हुआ हमारे पास में यूसिलोमेट्स के बारे में। अब बनती कैसे है देखो। इन द वेरी स्टार्टिंग ये है, मान लीजिए एंडोडर्म, और इस एंडोडर्म के चारों तरफ ये है मीजोडर्म। मीजोडर्म को मैं इसलिए थिक करके दिखाता हूं क्योंकि इसी में चेंजेस लाने हैं। जो चेंज आ रहा है वो चेंज तो इसी के अंदर लेके आना है ना, इसलिए इसको थोड़ा थिक दिखा देते हैं। ये हो गया मीजोडर्म, और उसके बाहर एक्टोडर्म। चलो, इतना तो डायग्राम आपको याद है। अब इसके अंदर अपन चेंज करते हैं, इसी में कर देता हूं मैं, तो आपको समझ में तो आ ही जाएगा। इसमें चेंज करते हैं। तो देखो, जब इस प्रकार से ये मीजोडर्म डिसोल्व हो जाए,
ऐसे, देखना आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे डिजोल्व हो जाए तो इससे क्या होगा कि बीच में एक कैविटी बन जाएगी। ये देखो व्हाइट कलर की जो बन रही है अभी, ये बीच में कैविटी बन जाती है। और जो बीच में कैविटी बन गई, ये बीच में बन गई कैविटी। ये देखो, तो ये है सिलोम, ट्रू सिलोम। सिलोम। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, अगर समझ में आए तो ठीक है। ये तो हो गई एक्टोडर्म, जो कि बॉडी वॉल बनी जाएगी, आपको पता है बॉडी वॉल। और ये एंडोडर्म है ये, ठीक। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। जैसे मान लो आपके आपका जो कमरा है, रूम है, उसके सेंटर में एक आप पाइप लगा दो, प्लास्टिक वाला पाइप, जो पानी छत से पानी नीचे आता ना, मोटा वाला पाइप, वो पाइप लगा दो, ठीक है। ये जो पाइप है वो गट है मान लो। अब आपको क्या करना है, इस पाइप के चारों तरफ पेंट करना है, और कमरे की दीवार के भी चारों तरफ पेंट करना है। बीच का स्पेस छोड़ दो खाली, पेंट से पेंट का स्पेस खाली छोड़ दो, खाली छोड़ दो। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? जो पाइप है, चलो ऐसे समझो, पाइप के चारों तरफ एक रबर की शीट लपेट दो, और वही रबर की शीट आप अपने कमरे के चारों तरफ भी अंदर की साइड से चारों दीवारों पे भी लपेट दो। तो जो रबर की प्ले वो शीट है वो मीजोडर्म है, और जो बीच का कमरे का स्पेस है वो बन गया हमारी सीलोम, और उसके अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। वो ऑर्गन्स हैं जो, वो कौन कौन से हैं वो सारे की सारी अलग बातें हैं। तो ये यू सिलोम के बारे में है। अब देखो, यू सिलोम दो तरीके से बनती है, दो तरीके से सिलोम बनती है। जो मैंने आपको ये तरीका बताया है ना, ये तरीका कहलाता है साइजो सिलोम। मैंने बोला कि जो मीजोडर्म है वो डिजोल्व हो जाती है, डिजोल्व नहीं होती, वो स्प्लिट हो जाती है बीच में से। आप एक चीज समझ के देखिए कि जैसे मीजोडर्म की मोटी सी लेयर है, मान लो रबर की मोटी लेयर है, और वो मोटी लेयर रबर की बीच में से स्प्लिट हो जाती है, आधी उधर हो जाती है, आधी इधर हो जाती है। तो इसे साइजोसिलोम बोलते हैं इस तरीके को। फिर मैं आपको बता देता हूं। देखो, टाइप्स ऑफ यू सिलोम्स। एक होता है एंटेरोसिलोम, एंटेरोसिलोम, और एक होता है साइजोसिलोम। साइजो का मतलब होता है स्प्लिट होना, साइजोसिलोम। साइजो का मतलब होता है स्प्लिट होना, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो उसे साइजो बोलते हैं अपन। देखो, एंटेरो का मतलब होता है गट, बताया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर। एंटेरो का मतलब होता है गट, तो यहां पे सिलोम डेवलप्स फ्रॉम गट, गट से बनती है। जैसे इस केस के अंदर आएंगे, मैं बता दूंगा डायग्राम बना करके, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। कैसे देखो, जैसे ये है बॉडी वॉल, और ये है गट, जी फॉर गट लिख दूं मैं, और ये बॉडी वॉल है ही है। अब क्या होगा कि जो गट है वो इस प्रकार से
बल्जिंग करेगी बाहर की तरफ। ये गट है। और फिर ये बल्जिंग बड़ी हो जाती है और सेपरेट हो जाती है, तो ये बीच में बन गई गट। इसे बोलते हैं एंटेरोसिलोम, और ये पाई जाती है इकाइनोडर्मिटा एंड कोर्डेटा के अंदर। साइजोसिलोम का मतलब क्या है? साइजोसिलोम का मतलब होता है कि सिलोम है वो मीजोडर्म के स्प्लिट होने से डेवलप होती है। तो जो भी मैंने बताया था अभी तरीका, ये एक प्रकार की साइजोसिलोम है। ये जो है वो साइजोसिलोम का एग्जाम्पल है। सिलोम डेवलप्स फ्रॉम, या सिलोम डेवलप्स बाय स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म। मीजोडर्म में स्प्लिटिंग हो जाए उससे ये डेवलप होती है। तो जैसे देखिए क्या होगा यहाँ पे, ये तो गट है, और इस गट के ऊपर इसको चेंज नहीं करना है, गट जो रहेगी वो ऐसी की ऐसी ही रहती है। जी फॉर गट। अब जो बीच वाला एरिया है, ये एरिया कहलाता है मीजोडर्म। मतलब एरिया नहीं है, ये लेयर है भैया, अच्छी सी मीजोडर्म। इस मीजोडर्म के अंदर छोटी छोटे क्रैक्स आने चालू हो जाते हैं ऐसे, और फिर ये क्रैक्स है वो प्रॉपर सिलोम का रूप ले लेते हैं। ये ऐसे, तो इसे हम बोलते हैं साइजोसिलोम। जो मैंने तरीका बताया वो इसी का होता है। साइजोसिलोम किसके अंदर पाई जाती है? हाँ, एग्जाम्पल तो लिखे ही नहीं। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, एंड मोलस्का। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, AAM आम, या फिर आप दो याद रख लो एंटेरोसिलोमेट को। ई फॉर एंटेरोसिलोमेट, ई फॉर इकाइनोडर्मेटा। और इकाइनोडर्मेटा मतलब ये बात ट्रू भी है और ट्रिक भी मान लो, इकाइनोडर्मेटा के बहुत सारे फीचर्स कोर्डेट्स के साथ में काफी ज्यादा मैच करते हैं, इसलिए इकाइनोडर्मेटा कोर्डेटा साथ साथ हो गए। और इन दो को छोड़ के बाकी जो बच गए वो साइजोसिलोम वाले हो गए। तो ये एक तरीका हो गया याद करने का, बाकी जैसे भी आपको याद रहे। अब चौथी सिलोम की बात करते हैं जिसे कहते हैं हीमोसिलोम। हीमोसिलोम। हीमोसिलोम में क्या होता है कि जो यूसिलोम है वो रिड्यूस हो जाती है। और ये हीमोसिलोम है, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के अंदर प्रेजेंट है। एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा। इनके अंदर प्रेजेंट है, ठीक। तो इसमें जो ट्रू सिलोम होती है वो रिड्यूस हो जाती है। ट्रू सिलोम रिड्यूस, और इसकी जगह ट्रू सिलोम है वो रिड्यूस हो जाती है, और ये ट्रू सिलोम है जो गोनैड्स होते हैं ना, ओवरीज टेस्टिस, उसके आसपास बचती है, प्रेजेंट अराउंड, प्रेजेंट एज स्मॉल कैविटीज अराउंड गोनेड्स। गोनेड्स के आसपास बचती है ये। तो ये हीमोसिलोम के बारे में है।
और हीमोस नहीं, मतलब ट्रू सिलोम के बारे में। और हीमोसिलोम जो होती है वो बॉडी कैविटी जो हीमोलिम्फ से भरी होती है, हीमोलिम्फ प्रेजेंट इन हीमोसिलोम। मतलब बॉडी के अंदर जो स्पेस बन जाता है, फिर उसमें हीमोलिम्फ है वो मूव करता रहता है। ये सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर काम आती है। बॉडी फ्लूइड और ब्लड का सर्कुलेशन है वो होता है। खैर, नेक्स्ट अपन बात करते हैं जर्म लेयर्स के बारे में। जर्म लेयर्स, देखो जर्म लेयर्स हैं वो इंपॉर्टेंट हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए होती है। जर्म लेयर से ही तो आगे जाके पूरी बॉडी बनती है वैसे देखा जाए तो। एक्टोडर्म है, उससे एपिडर्मिस बनेगी, नर्वस सिस्टम बनेगा, है ना, इस तरीके से। मीजोडर्म, उससे बोन्स बनेगी, मसल्स बनेगी, हार्ट बनेगा। और जो एंडोडर्म, उससे कई सारी ग्लैंड्स बनती है। तो अल्टीमेटली बॉडी, पूरी बॉडी है वो तो इन्हीं जर्म लेयर्स से बनती है। तो जर्म लेयर्स गिव राइज टू ऑल बॉडी पार्ट्स। अल्टीमेटली बॉडी का हर पार्ट है वो जर्म लेयर से ही बनता है। अब बेस्ड ऑन जर्म लेयर्स, ऑर्गेनिजम्स दो तरीके के होते हैं। ऑर्गेनिजम्स दो तरीके के हैं। एक है डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, और एक है ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब जो डिप्लोब्लास्टिक है, ये डिप्लोब्लास्टिक में दो जर्म लेयर पाई जाती है, ओनली टू, एक्टो एंड एंडोडर्म प्रेजेंट। एक्टो एंड एंडोडर्म प्रेजेंट, ओनली टू लेयर्स प्रेजेंट। ठीक है। मीजोडर्म इनमें नहीं होती है, मीजोडर्म इनमें एब्सेंट होती है। जैसे इनका जब आप ब्लास्टुला स्टेज देखेंगे ना, तो ये एक होगी एक्टोडर्म और ये इसके नीचे होगी एंडोडर्म। जैसे ये हो गई एक्टोडर्म और इसके नीचे हो गई ये एंडोडर्म। मीजोडर्म इनके अंदर नहीं होती। लेकिन एक चीज बताता हूं मैं आपको, जैसे ये हो गई एंडोडर्म और ये हो गई एक्टोडर्म, एंडोडर्म एक्टोडर्म। अब मीजोडर्म तो नहीं है, लेकिन मीजोडर्म की जगह पर एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस पाया जाता है। देखो बता देता हूं मैं, इसे मीजोग्लिया बोलते हैं। ये तो हो गया एक्टोडर्म और ये अंदर वाली हो गई एंडोडर्म। और मैंने साफ साफ लिखा है कि मीजोडर्म एब्सेंट होती है। तो इनमें मीजोडर्म की जगह पाया जाता है मीजोग्लिया। मीजोग्लिया, मीजोग्लिया एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। मीजोग्लिया के अंदर वाटर प्रेजेंट है, मीजोग्लिया के अंदर कोलेजन प्रेजेंट है, मीजोग्लिया के अंदर हेपारिन सल्फेट, ये सब्सटेंसेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो होते हैं आपके सिलेंट्रेटा। ये सिलेंट्रेटा इसके एग्जाम्पल में लिख लेना आप। ट्रिप्लोब्लास्टिक वो होते हैं जिनके पास में तीनों जर्म लेयर्स होती हैं।
all three germ layers प्रेजेंट, सारे के सारे जर्म लेयर्स है वो प्रेजेंट होते हैं। तो इस केस के अंदर जैसे प्लेटी हेलमिंथीज से लेकर के कोर्डेट तक आ जाएंगे, प्लेटी हेलमिंथीज टू कोर्डेट्स, ये सारे के सारे हैं वो आ जाते हैं। तो बस ये हो गए अपने पास में मीजो सॉरी ट्रिप्लोब्लास्टिक के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, हल्का सा एक आइडिया लेंगे अपन डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, एक सेकेंड। यहां पे ना देखो दो ऑप्शंस हैं, एक तो होता है ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड सैक, ये होती है सिंगल ओपनिंग। इसका मतलब ये है कि जो माउथ और एनस है वो दोनों ओपनिंग सेम ही है। जैसे इस तरीके से आप समझिए, इसे बोलते हैं ब्लाइंड सैक। फूड इसी से एंटर करता है और एक्सक्रीटरी मैटर इसी से एग्जिट करता है, तो इसे बोलेंगे हम ब्लाइंड सैक। सिंगल ओपनिंग है और ये सिंगल ओपनिंग माउथ एज वेल एज एनस दोनों का काम करती है। ये एग्जाम्पल आपको मिलेंगे एक तो सिलेंट्रेट्स के अंदर, और इसके साथ साथ प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर। सिलेंट्रेट्स एंड प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर। दूसरा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन कहलाता है ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब, एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब। जो मैंने सिलोम समझाया था ना कि जैसे एक छोटा नाला है बीच में, उसके चारों तरफ बड़ा नाला रख दिया, तो ये हो गया हमारे पास में डबल ओपनिंग वाला डाइजेस्टिव सिस्टम, डबल ओपनिंग डाइजेस्टिव सिस्टम। डबल ओपनिंग डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर माउथ एंड एनस दोनों सेपरेट होते हैं। तो ये ट्यूब विद इन ट्यूब वाला कॉन्सेप्ट वही हो गया कि भाई एक तो ये एलिमेंट्री कैनाल हो गई है ना, और ये पूरी की पूरी है वो बॉडी हो गई। तो ये इसे बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। ये तो हो गई बॉडी और ये हो गई एलिमेंट्री कैनाल। तो दो अलग अलग ओपनिंग होती है, ये माउथ हो गया और ये एनस। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से ये डाइजेस्टिव सिस्टम की कहानी है। और इसमें कौन कौन आएगा, जैसे एनेलिडा, जैसे आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, जैसे हेमिकोर्डेट्स एंड कोर्डेट्स। बस ये हुआ हमारे पास में रिगार्डिंग बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स का। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर यानी कल की क्लास के अंदर पढ़ेंगे इनवर्टिब्रेट्स प्रॉपर तरीके से डिटेल में। ठीक है, थैंक यू।